नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देश नियंत्रण रेखा पर तनाव दूर करने पर सहमत। सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.74% हुई और अमेरिका ने सुरक्षा कारणों से 1000 से अधिक चीनी छात्रों और शोधार्थियों का वीजा रद्द किया। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी विशाल शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। शिक्षा पर्व के हिस्से के रूप में कल शुरू हुई 2 दिन की इस संगोष्ठी का आयोजन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों की योजना शामिल की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक न्यायोचित और ज्ञान आधारित उद्योगी समाज बनाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में व्यापक सुधार की बात है। स्कूल स्तर पर 8 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए बचपन देखभाल और शिक्षा के सार्वजनिकरण, स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना में बदलने, 21वीं सदी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक रुझान के पाठ्यक्रम को एकत्रित करने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में प्रतिमान बदलाव लाएगा और एक नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह प्रवेश समारोह में भाग लेंगे और मध्य प्रदेश में कल 1,75,000 आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री मोदी कुछ लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के उड़दन गांव के सुभाष और सुशीला का पक्का मकान बनकर तैयार हो गया है। सुभाष की पत्नी सुशीला ने बताया कि उन्हें घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिले थे। घर बड़ा बन सके और मजदूरी का पैसा भी बचाया जा सके, इसलिए हमने 50 दिनों तक लगातार परिश्रम करके खुद ही 2 मंजिला घर बना लिया। अच्छा मकान था हमारा, बहुत हमको दिक्कत हो रही थी, पानी का पकड़ा था, अब मकान बन गया तो बहुत अच्छा से लग रहा है। बैतूल के इस आत्मनिर्भर दंपत्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हुए हैं। यही वजह है कि 12 सितंबर को पीएम आवास के हितग्राहियों से संवाद के दौरान वे सुशीला और सुभाष से बात करेंगे। बैतूल से मयंक भार्गव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री ने कल डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरूआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरूआत की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के 21 राज्यों में शुरू की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के शुरू करने का उद्देश्य 21वीं शताब्दी के भारत के सभी गांवों को ऊर्जा तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और मजबूत बनाना है। अगले 4-5 वर्ष में इन योजनाओं पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि देश के सभी भागों में मछली के व्यापार को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस तरह की एक बड़ी योजना तैयार की गई है। मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ई गोपाला ऐप एक डिजिटल माध्यम है जिससे मवेशी मालिक अच्छी नस्ल के मवेशियों का चुनाव कर सकेंगे। इस ऐप से उन्हें मवेशियों के स्वास्थ्य और चारा से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त होंगी। ई गोपाला ऐप एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा। हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशु को कब क्या जरूरत है और अगर वो बीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहाँ उपलब्ध है। यही नहीं, ये ऐप पशु आधार से भी जोड़ा जा रहा है। इससे पशुपालकों को जानवर खरीदने बेचने में भी उतनी ही आसानी होगी। रफाल लड़ाकू विमान को कल अंबाला के वायुसेना केंद्र में आयोजित एक समारोह में विधिवत भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी उपस्थित थीं। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि रफाल विमानों की खरीद के फैसले ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा ही बदल दी है। फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, सॉफ्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। श्री सिंह ने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर कोई भी समझौता न करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने ये भी कहा कि सेनाओं को सुदृढ़ करने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर स्थिति के बारे में 5 बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन देशों के मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच अलग से द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों मंत्रियों ने एलएसी पर शीघ्र सेना पीछे हटाने और तनाव दूर करने के उपाय करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति किसी भी देश के हित में नहीं है। दोनों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों को बातचीत जारी रखनी चाहिए और सीमा पर समुचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। दोनों देश इस बात पर भी सहमत थे कि मतभेदों को विवादों का रूप लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। द्विपक्षीय बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में बताया गया है कि विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत चीन संबंधों के विकास के बारे में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई वार्ताओं के परिणामों से मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के मंत्रियों ने सभी मौजूदा समझौतों और भारत चीन सीमा मामलों संबंधी नियमों का अनुपालन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन से अलग रूस, भारत और चीन के त्रिपक्षीय संगठन आरआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस त्रिपक्षीय संगठन को और मजबूत बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। संगठन के विदेश मंत्रियों ने समावेशी बहुपक्षवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के स्वीकृत सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रति अपना समर्थन दोहराया। बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने डॉक्टर जयशंकर को आधिकारिक तौर पर आरआईसी की अध्यक्षता सौंपी। सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के आकलन के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि की अध्यक्षता वाली ये समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी। वो इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी। समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये कदम ब्याज में छूट की राहत मांगने पर और अन्य संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई में प्रकट की गई विभिन्न चिंताओं के बाद उठाया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देश नियंत्रण रेखा पर तनाव दूर करने पर सहमत।
सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.74% हुई और अमेरिका ने सुरक्षा कारणों से 1000 से अधिक चीनी छात्रों और शोधार्थियों का वीजा रद्द किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 77.74% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 34,71,783 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जांच, पहचान और उपचार की सरकार की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। मृत्यु दर अब 1.68% हो गई है। देश में पिछले एक दिन के दौरान कोविड के 95,735 नए मरीज सामने आए हैं। केवल 5 राज्यों में 60% मामलों का पता चला है। महाराष्ट्र में 23,000 और आंध्र प्रदेश में 10,000 से अधिक रोगी सामने आए हैं। 1,172 नए मरीजों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 75,062 हो गई है। दिल्ली में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 85.36% है। अब तक इस बीमारी से 1,75,400 मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण जांच बढ़ाए जाने से दिल्ली की कुल आबादी के प्रति 10 लाख में से 1,03,269 व्यक्तियों की कोरोना जांच की गई। दिल्ली में मृतकों की संख्या 4,666 पहुंच गई है। राजधानी में अभी कोरोना के 25,416 सक्रिय मामले हैं। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है। ये 89.29% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,480 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 1,37,271 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। 15,678 मरीजों का इलाज इस समय विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,53,735 हो गई है। कोरोना के कारण 785 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस समय राज्य में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। इस बीच भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में कल कोविड-19 के 1,332 नए मामलों की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वस्थ होने की दर 82.31% हो गई है। गुजरात में अब तक कोविड-19 के लिए 30,73,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से 72,151 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,627 हो गई है। राज्य में 16,230 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 91 मरीज वेंटिलेटर पर है। दूसरी ओर 1,415 मरीजों को कल विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 90,230 हो चुकी है। कल 15 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,167 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में पिछले 2 दिन से कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 50,000 से कम रही है। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 4,86,000 पर पहुंच गई है, जबकि कोविड से पूरी तरह स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 4,29,000 हो गई है। राज्य में महामारी पर नियंत्रण की दिशा में कई सकारात्मक पहलू सामने आए हैं। कृष्णागिरी और कडलूर को छोड़कर सभी जिलों में संक्रमित होने की दर 10% से नीचे पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने विश्वास व्यक्त किया है कि शेष 2 जिलों में भी अगले कुछ दिनों में लोगों के संक्रमित होने की दर 10% से नीचे आ जाएगी। उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि चेन्नई में लगातार 8 दिन से प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1,000 से कम हो रही है। लेकिन अधिकारियों का मानना है कि इन सफलताओं को देखते हुए कोविड से बचने की सावधानियों में कमी नहीं की जानी चाहिए। लोगों से कहा गया है कि वे सुरक्षा उपायों का पालन जारी रखें। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आशुतोष। कर्नाटक में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या कल 1 लाख से अधिक हो गई। कल 9,217 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 4,30,947 हो गई है। दूसरी ओर 7,021 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। कल कोविड से 129 मरीजों की मृत्यु होने के साथ राज्य में मृतकों की संख्या 6,937 हो गई है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने जिला प्रशासन को कोविड की जांच बढ़ाने और संदिग्ध लोगों का पता लगाने का निर्देश दिया है।
सभी जिलों के उपायुक्तों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बताया कि आगामी 2 दिन में 900 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में कोविड से स्वस्थ होने की दर 72.23% है, जबकि मृत्यु दर 1.90% है। कल 452 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,794 है। मिजोरम में राज्य सरकार ने आइजॉल नगर निगम में अनलॉक के चौथे चरण में 17 सितंबर तक आंशिक रूप से लॉकडाउन करने की घोषणा की है। ये निर्णय कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर लिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव ललनुनमाविया चोंगो ने कहा कि कोविड-19 के कई मामलों की पहचान संपर्कों और अज्ञात स्रोतों से हुई। ओडिशा में कल कोविड के 3,991 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,39,121 हो गई है। 1,08,001 लोगों को स्वस्थ होने पर राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 30,876 हो गई। इस बीच दुर्गा पूजा के दौरान कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। गांधी दर्शन श्रृंखला में आज हम मानव मात्र को महात्मा के सबसे बड़े उपहार और दमनकारी के खिलाफ अहिंसक संघर्ष के बेजोड़ तरीके सत्याग्रह पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विश्व आज सत्याग्रह आंदोलन की 114वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारे संवाददाता ने महात्मा गांधी द्वारा 11 सितंबर 1906 को शुरू किए गए इस आंदोलन के पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी ने कहा कि हिंसा को हिंसा के द्वारा परास्त किया जा सकता है यदि कोई यह साबित कर दे कि अंधेरे से अंधकार दूर हो सकता है। इसी विश्वास और निश्चय के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवादी नीतियों का विरोध करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति बनाई। जोहानसबर्ग के ओल्ड अंपायर थिएटर में 3000 से अधिक भारतीयों को संबोधित करते हुए गांधी ने अन्यायपूर्ण कानूनों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने के लिए एकजुट प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि उन्हें अनुचित प्रथाओं के साथ नहीं रहना चाहिए और विरोध करना चाहिए। गांधी ने लोगों को एहसास कराया कि प्रतिरोध के लिए हथियारों की आवश्यकता नहीं है और यह हमारे दुश्मनों के प्रति घृणा के बिना भी किया जा सकता है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जाने माने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की आज 99वीं पुण्यतिथि है। वे महाकवि भारती के नाम से लोकप्रिय हैं और उन्हें आधुनिक तमिल पद्य साहित्य का प्रणेता माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में आदुवोमी और दिक्कू थेरियादा तमिलनाडु में काफी लोकप्रिय हैं और तमिल संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। तमिलनाडु में उनके कई स्मारकों पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज ही के दिन शिकागो धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 127वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतक विवेकानंद के योगदान की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक भाईचारे, सहिष्णुता और सद्भाव की उनकी शिक्षाएं विश्व भर में करोड़ों लोगों को निरंतर प्रेरित कर रही हैं। श्री शाह ने कहा कि शिकागो में विवेकानंद का ओजस्वी भाषण युगांतरकारी और प्रेरक क्षण था, जिसने समूचे विश्व को मानवता की एक नई परिभाषा प्रदान की। विविधता में एकता भारत की वैश्विक पहचान है। इस पहचान को बनाए रखने और मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी दिल्ली को सिक्किम के साथ जोड़ा गया है। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली में सिक्किम के रेजिडेंट कमिश्नर अश्विनी कुमार चांद ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2017 से दोनों राज्यों के विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे के राज्यों में आ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य समारोह, नृत्य समारोह जैसे कार्यक्रमों के साथ सिक्किम और दिल्ली में समय समय पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान होता रहा है, जिसके अंतर्गत कई तरह के प्रोग्राम स्कूल में किए जाएंगे और उन प्रोग्राम्स के तहत कई तरह की एक्टिविटीज को इस तरह से बनाया गया है ताकि बच्चे एक दूसरे स्टेट के बारे में जान सके, खासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति और वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज के प्रति और वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रति लोगों को जागरूक करने में ये प्रोग्राम बहुत ही कारगर साबित हुआ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 2 दिन की यात्रा पर लेह में हैं।
केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लेह की उनकी ये पहली यात्रा है। श्री नकवी ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई केंद्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासन से अतिरिक्त राशि की जरूरत वाले केंद्रीय कार्यक्रमों की सूची तैयार करने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास और जनता की भलाई के लिए लद्दाख को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। श्री नकवी ने लेह में अल्पसंख्यक धार्मिक संगठनों के कई शैक्षिक संस्थानों का दौरा किया। प्रख्यात अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद परेश रावल को भारत के प्रमुख थिएटर संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता श्री रावल ने 1972 में गुजराती रंगमंच से अपने अभिनय का सफर शुरू किया था। सरकार ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मैकमोहन लाइन के पास रह रहे लोग भारत चीन तनाव के बीच गांव छोड़कर चले गए हैं। भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि यह खबर गलत है। इसने स्पष्ट किया है कि लोग गांव छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसने सुरक्षा जोखिम माने जाने वाले 1000 से अधिक चीनी छात्रों और शोधकर्ताओं का वीजा रद्द कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 29 मई को हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के अधिकृत फैसले से वीजा रद्द किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने चीन के विद्यार्थियों पर आरोप लगाया है कि वे अपने देश की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बौद्धिक संपदा चुराने अमेरिका आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2018-19 में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में चीन के लगभग 3,70,000 छात्रों ने दाखिला लिया था। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यहां न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और विशाल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की क्या खास सुर्खियां हैं। जी लवलीन, आज के समाचार पत्रों की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी चेतावनी आज के सभी अखबारों में प्रमुखता से है। भारत की ओर आंख उठाने वालों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी चेतावनी। नब्बा टाइम्स की सुर्खी है, हमारे योद्धा बने राफेल, अब डरेगा दुश्मन। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, रफाल को प्रणाम, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हुए 5 विमान। अमर उजाला की खबर है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर नकेल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मिलाए हाथ। दैनिक जागरण की पहली खबर है, भारत ने दक्षिणी पैंगोंग में बढ़ाई तैनाती, चीनी गतिविधियों पर रहेगी सीधी नजर। पत्र ने आगे लिखा है, सीमा पर तनाव के बीच मॉस्को में बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल मत्स्य संपदा योजना के शुभारंभ को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है। प्रधानमंत्री ने बुलंद की आत्मनिर्भर भारत की आवाज। अमर उजाला ने उच्चतम न्यायालय के इस आदेश को दिया है कि कर्ज चुकाने में मिली रियायत या मॉरेटोरियम पर 2 हफ्ते में जानकारी दे केंद्र सरकार। कोरोना से संक्रमित हर व्यक्ति का पता लगाने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रैपिड टेस्ट नेगेटिव आने पर होगी दूसरी जांच। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस निर्देश को राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। आज से 6 घंटे तक चलेगी मेट्रो, लिखता है राष्ट्रीय सहारा। हिंदुस्तान कहता है, एयरपोर्ट लाइन छोड़ सभी पर आज से करें यात्रा। फिल्म अभिनेता परेश रावल के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की खबर जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। हिंदुस्तान की खबर है, पहले मानसून फिर लॉकडाउन की वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा साफ सुथरी बनी हुई थी, लेकिन हाल के कुछ दिनों में आबोहवा तेजी से खराब हो रही है। हरिभूमि का कहना है, राजधानी दिल्ली में सितंबर के अंत तक बरसेंगे बदरा, अक्टूबर के पहले सप्ताह में लौट सकता है मानसून।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देश नियंत्रण रेखा पर तनाव दूर करने पर सहमत। सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.74% हुई और अमेरिका ने सुरक्षा कारणों से 1000 से अधिक चीनी छात्रों और शोधार्थियों का वीजा रद्द किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।